परसों अभी कहाँ रखे, परसों में हैगा। हाँ पैसा भी नहीं उसमें। कितना निकालेंगे? मैंने आपको बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन, इस चैप्टर में आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है तो दो तरीके का, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। तो पहले तो हम लोग पढ़ रहे एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का टूटना, एरोबिक रेस्पिरेशन। सर एरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप का होगा? तो ये मैंने कई बार आपको बताया कि जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ोगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा उस सभी को मालूम है, जिसका नाम होगा ग्लाइकोलिसिस। द फर्स्ट स्टेप जिसमें ग्लूकोज टूटेगा, इस स्टेप को कहेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस। द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद में जो पायरुविक एसिड है वो जाएगा एक प्रोसेस में जिसे हम लोग कहेंगे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जो हमने कल डिटेल से पढ़ा, बोले ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लिंक रिएक्शन से कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो जाएगा एक साइक्लिक रिएक्शन में जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल तो कल अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये मैंने तीनों पार्ट्स बहुत डिटेल से बता दिए। ये आपको ग्लाइकोलिसिस डिटेल से करवा दिया, ये लिंक रिएक्शन आपको डिटेल से करा दिया, और ये बेटा क्रेब्स साइकिल आपको डिटेल से करा दिया। लेकिन अब सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में हम लोग आ चुके। जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, और एनसीईआरटी ने अपने फिगर को भी चेंज कर दिया। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे और आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है और आपके पास नई एनसीईआरटी, देखिएगा फिगर दोनों में चेंज। तो सबसे आज कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे माना जाता है कि ये थोड़ा खतरनाक टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बोले सर होता क्या है? सिंपल भाषा में सीखिए, सिंपल भाषा में सीखिए। देखिए ये आपका ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितने कार्बन का है? ब्रैकेट में लिख दीजिए 6 कार्बन का है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन। ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, जो ट्रिक्स है उसे ध्यान से देखिए। ट्रिक्स ये है कि ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोजन है, तो मेरे में से कोई डिफिकल्ट नहीं है। ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन है कोई भी बच्चा बता देगा सर 12 हाइड्रोजन। H12 लिखा है, 12 हाइड्रोजन। तो इस पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में ये 12 स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा। इस पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में इस ग्लूकोज के अंदर जो भी हाइड्रोजन है वो स्टेप वाइज निकल जाएंगे। यानी कि 12 हाइड्रोजन है तो 12 स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। सर ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टेप वाइज करके निकाल लीजिए। बोले ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? कौन निकालेगा हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए दो भाई है। एक जो बड़ा भाई है उसका नाम है NAD+, वो आएगा और ग्लूकोज से हाइड्रोजन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+ में। ठीक है, तो कितने बार ऑक्सीडेशन करना है सर? 12 बार, जिसमें से 10 बार 10 टाइम्स जो करेगा वो NAD+ करेगा। यानी 10 बार ऑक्सीडेशन कराने के लिए NAD+ आएगा, हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। लेकिन सर आपने तो बोला है 12 बार होना है। एकदम बोला है, क्योंकि 2 बार पूरे रेस्पिरेशन में 2 बार जो ऑक्सीडेशन होगा वो फैड करेगा, FAD आएगा और ये हाइड्रोजन लेकर के जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर FAD वाला आपने कहां बताया था? कल याद करो, जब आपने क्रेब साइकिल पढ़ा था, उस क्रेब साइकिल के 8वें स्टेप पे, 8 स्टेप पे आपको फैड से
FADH2 बनते हुए दिखा था। और क्रेब्स साइकिल तो 2 बार चलता है, क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, तो 2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा। बाकी हर जगह पे NADH का फॉर्मेशन होता है। बोले ठीक है सर, करेगा क्या सर? ये 10 NADH बन गए सर, 2 FADH2 बन गए, ये करेगा क्या सर? तो तुम्हारे पास में अब ये है कि इस पूरे चैप्टर में तुम्हारे पास में बैलेंस हो गया 10 NADH और H+। 10 NADH और H+। सर ये क्या करेगा? इसका फेट क्या है? ये क्यों बना है? सर 2 FADH2 बनाया सर, क्यों बनाया? ये क्या करेगा? चलिए देखते हैं। तो आपको मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। जो NADH है वो जाएगा एक मशीन में जिसे आप कहते हो ETS नाम का मशीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम का मशीन है, जो आज हमें पढ़ना है। बोले सर क्या करेगा? देखिए यहां आएगा NADH, यहां आएगा NADH और H+ आएगा। ठीक है, क्या है सर? NADH और H+ में हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन किस चीज से बना होता है? सर हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से बना है। हाइड्रोजन किस चीज से बना है? ये तो बहुत आसान सा है, एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से बना है। तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम ना, NADH और H+ में 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या करेगा? NADH और H+ अपना इलेक्ट्रॉन ETS में डाल देगा। तभी तो नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि NADH का जो इलेक्ट्रॉन है वो ETS में चला गया, नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बोले सर फिर क्या करेगा? ETS के पास में होगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ O2 होगा। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से बाइंड करेगा। बोले सर प्रोटॉन कहां गया सर? हाइड्रोजन में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन भी तो है सर। तो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को हम लोग इस 2 प्रोटॉन को यूज करके बनाएंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो अभी जब पढ़ोगे ना आप तो 2 वर्ड परेशान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन से चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और प्रोटॉन बनाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। लास्ट में इस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है यानी एक ऑक्सीजन एटम, उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और आ जाएंगे 2 प्रोटॉन आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। ये सभी कंबाइन कर दो, ये अल्टीमेटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये समझिए कि जो NADH में जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन से जुड़ा और वाटर बन गए। एक NADH से एक वाटर बनेगा, तो तुम्हारे पास कितने NADH है सर? 10 NADH है। तो टोटल वाटर कितना बनना है? तो ये नीट का क्वेश्चन पेपर में आएगा, 10 वाटर बन जाएंगे। एक NADH से एक वाटर बनता है, 10 NADH से 10 वाटर बन गए। लेकिन हमें सर एनर्जी चाहिए सर, वाटर का हम क्या करेंगे? हमें सर ATP बना के दीजिए। तो ETS क्या करता है? जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन में ताकत है, कुछ बताएंगे बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा, उस ताकत को तोड़ेगा और जब ताकत टूटेगा एक NADH 3 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए आपके पास कितने NADH है? बोले सर 10 NADH है। तो 10 into 3 30 ATP आपको बनेंगे। ETS के हेल्प से 30 ATP बनेगा। एक NADH से 3 ATP, एक NADH से एक वाटर। ये मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, उससे पहले वाले भी क्लास में यही बोला था। बोले ठीक है सर, कैसे बनेंगे? आज डिटेल करेंगे, आज इसका हम लोग डिटेल पढ़ने वाले। सर FADH2 क्या करेगा? सेम कहानी, FADH2 भी जाएगा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसे हैंड ओवर कर देगा। FADH2 में हाइड्रोजन है, H2 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन है, दोनों मिल गए, क्या बना? उससे बन गए वाटर बन गए।
वाटर बन गए। सर 2 FADH2 है तो 2 वाटर बनेगा। ऐसे वाटर को मैंने कहा था बच्चा मेटाबॉलिक वाटर, ऐसा वाटर जो ETS नाम के सिस्टम से बने ना, उसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। बोले ठीक। सर FADH2 और कुछ नहीं करेगा? करेगा। FADH2 भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, वो उस फॉर्म के एनर्जी को ETS लेगा और एक FADH2 से 2 ATP बनते। कितने ATP बनते? 2 ATP बनते। ये नीट के पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक FADH2 से 2 ATP। सर 2 FADH2 है ना हमारे पास, हाँ, तो 4 ATP बन जाएंगे। 4 ATP बन जाएंगे तो समझो आपके लिए ETS कितना इंपॉर्टेंट है। ETS से बच्चा लोग 12 बार ऑक्सीडेशन जो हुआ था, 12 वाटर बने। देखो 10 वाटर यहां बने, 2 वाटर यहां बने, तो 12 वाटर आपको बनेंगे। ट्रिक क्या था? ट्रिक को फॉलो कीजिए। C6H12O6, ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन है सर? 12, तो 12 बार ऑक्सीडेशन होगा और 12 वाटर बनेंगे। तो ये नीट के पेपर में आ चुका है कि ETS में कितना मेटाबॉलिक वाटर बनता है। अब बोलिएगा सिंपल कहानी है, 12 हाइड्रोजन है, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 12 बार ETS चलेगा और 12 वाटर बन जाएंगे। हमारा आंसर सर सिंपल है। चलिए ठीक। अब पूछा जाएगा ETS के हेल्प से कितने ATP बनेंगे, तो बोलेंगे कहानी एकदम सिंपल है। कहानी एकदम सिंपल है, ठीक है ना? कहानी एकदम सिंपल है। ग्लूकोज लिख लो, यहां पर ग्लूकोज लिख लो C6H12O6। हाइड्रोजन कितने? 12 है, तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें से 10 बार NADH करेगा। एक NADH 3 ATP, तो 10 NADH 30 ATP बनेंगे। बोले हाँ, NADH की ताकत को ATP में कौन कन्वर्ट करता है? ETS करता है। ETS बड़ा काम का चीज हो गया। सर 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन 12 बार होगा ना, 10 बार NAD से और 2 बार FAD से, 2 बार FADH2 बनेंगे। एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से 4 ATP बनते। तो समझो ETS कितना इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के अंदर 38 ATP होता है, उसमें से 34 ATP खुद ETS के हेल्प से बनेगा। तो तुम समझो, जो तुम रेस्पिरेशन कर रहे हो और बार बार कहते हो 38 ATP बन गया, 36 ATP बन गया, उसका 90%, हाँ 90% जो एनर्जी है वो अकेला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देता है। इसलिए ETS का इतना वैल्यू है। सर ETS में कैसे ATP 3 ATP बन गए, कैसे सर 2 ATP बन गया, कैसे वाटर बन गए, इस पूरे कहानी को सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज बहुत ही ध्यान से सीखना है। अगर आपके पास NCERT है, जैसे मेरे पास NCERT है, तो आपको ये NCERT में, ठीक है मैं बता दे रहा हूं, पेज नंबर 230, 232, 233 और 234, यानी NCERT ने 3 पेज लगाए। समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि NCERT में 232 पेज नंबर पे एक टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। 233 पे पूरा फिगर दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, फिर 234 पे भी इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और हमारा फिगर चेंज हो चुका है। अगर आपके पास ओल्ड NCERT है, 2 साल 3 साल पुराना है, उसमें फिगर अलग है, ब्लू कलर का बनाया हो। लेकिन जब से नई NCERT है तो उसका फिगर चेंज हो चुका है। आपको नई NCERT के रूल को फॉलो करना है, पुराने वाली को फॉलो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन हमें जो अगले साल पेपर आएगा वो तो नई NCERT के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग ETS को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे में से स्टेप वाइज चलेंगे, आसान लगेगा। चलो यहां देखिए ध्यान से, एकदम स्टेप वाइज चले, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले ETS होता कहां है, ये नीट का तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3 बार क्वेश्चन तो यही पूछा, ETS होता कहां है। तो देखिए ध्यान से सीखिएगा, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन,
ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। बोले ठीक है। और ये जो नीला वाला मैं बना रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। बोले हाँ सर ठीक है, इनर मेम्ब्रेन भी बना दिया, आ गया, सीख गए हम लोग इनर मेम्ब्रेन भी बनाना। ठीक। और अंदर में जो रेड वाला फ्लूइड पार्ट जो आपको दिख रहा है इसका नाम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, याद रखिए। बोले ठीक है, तो वापस से मैं नेमिंग कर देता हूं। जो येलो वाला है वो आउटर मेम्ब्रेन है, जो नीला वाला है वो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। ठीक है। और जो व्हाइट वाला है ये देखिए यही आपका ईटीएस है, यही आपका ईटीएस है इनर मेम्ब्रेन पे लाखों की क्वांटिटी में, यही आपका ईटीएस है। अब आया समझ में? ईटीएस कहां लोकेटेड है, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नीट का बनेगा, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से सीख लीजिए। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यही है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे लाखों की क्वांटिटी में ईटीएस मौजूद है। ठीक है। सेकेंड चीज, ईटीएस भी सीख लिया, व्हाइट वाला जो है ईटीएस है। अब देखिएगा ग्रीन वाला, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच कुछ खाली जगह दिख रहा है आपको? बोले हाँ सर दिख तो रहा है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच खाली जगह दिखा? बोले हाँ सर दिख तो रहा है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ना आउटर चैम्बर। लेकिन एनसीईआरटी आउटर चैम्बर वर्ड नहीं यूज करेगा, एनसीईआरटी वर्ड यूज करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो भी बोलना चाहो, बस याद रखो ये आगे वाला जो जगह है ये आउटर चैम्बर कह दो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह दो या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह दो। एनसीईआरटी जो कहेगा उसे हम फॉलो कर लेंगे। ठीक है, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसी फिगर को हम लोग ध्यान से पढ़ना है, तो मैं ध्यान से पढ़ने के लिए क्या करूंगा भाई, मैंने क्या किया, इस पूरे मेम्ब्रेन को यहां से देखिए, यहां से काट करके देखा। ये देखिए, ये मैंने एक कैंची लिया, सीजर लिया और काट लिया। ये पूरे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट को काट करके देखा, तभी तो मुझे क्लियर कट आइडिया लगेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, कहां आउटर चैम्बर है, कहां मैट्रिक्स है, कहां इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, कहां इनर मेम्ब्रेन है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी को बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, यानी बड़ा करके देखता हूं। तो सबसे पहले मैंने येलो वाला पार्ट लिया, सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले मैंने येलो वाला पार्ट ले लिया, जो कि है बच्चा आपका आउटर मेम्ब्रेन। ये देखिए ये येलो वाला पार्ट, बड़ा कर देता हूं, एनसीईआरटी ने भी बड़ा ही करके दिखाया आउटर मेम्ब्रेन। जो नीला वाला है देख लीजिए, जो नीला वाला है दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। जो नीला वाला है वो है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे ईटीएस लोकेटेड है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ये जो नीला वाला मैंने बनाया है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। और जो ये मैंने येलो वाला बनाया ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो नीला वाला है वो इनर मेम्ब्रेन है। आइए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और उसके नीचे जो फ्लूइड पार्ट है इसे मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ऊपर के फिगर को फॉलो कीजिए, क्लियर हो जाएगा। सर ये वाला जो खाली जगह है, सर खाली जगह है ग्रीन वाला, इसी को मैंने आउटर चैम्बर कहा, इसी को मैंने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा, इसी को मैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर और इनर के बीच का खाली जगह या आउटर चैम्बर कहिए। बोले ठीक है। अब देखिए सर ईटीएस कहां लोकेटेड है, तो ईटीएस तो इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है यहां, ठीक है। अब हम लोग ईटीएस को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ईटीएस इतना आसान नहीं है,
तो साइंटिस्ट ने ईटीएस को 5 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर दिया। साइंटिस्ट ने ईटीएस नाम के पार्ट को 5 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 है ये, ईटीएस को 5 पार्ट्स में 5 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करेंगे और आपसे पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 बना दिया। कॉम्प्लेक्स 1 के बाद हम लोग 3 बनाते हैं। 2 को अभी हम लोग हटा देते हैं, अभी 2 का काम नहीं था, मैंने हटा दिया। तो मैंने कॉम्प्लेक्स 1 के बाद 3 बनाया। जब 2 की जरूरत होगी बनाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, नहीं बनाया। 3 के बाद मैंने 4 बना दिया, 4 बना दिया, बोले ठीक। और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसी के नीचे के साइड यहां पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुटा रहता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुटा रहेगा, याद रखिएगा। बोले ठीक है सर। सर कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो ऐसा आपने कभी पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में, जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसा ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल होता है। कभी याद करो, तुमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ F0 F1 पार्टिकल, इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, इसी को मैं कॉम्प्लेक्स 5 कहता हूं। द कॉम्प्लेक्स 5 बोले कुछ नहीं सर, जो हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, इसके कई सारे नाम है। और ये F0 F1 पार्टिकल आपके फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी आएगा, 2 जगह आएगा, यहां तो आएगा ही आएगा और आने वाले फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी आएगा, क्योंकि ये एटीपी बनाता है, इसलिए इसका नाम होगा एटीपी सिंथेस या एटीपीएस। तो ये बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 एंड 5। 2 अभी मैंने नहीं बनाया, जरूरत नहीं, जब जरूरत होगा बना दूंगा। बोले सर मोटा मोटी होता क्या है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, होता क्या? ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 के पास आता है NADH, एकदम सिंपल भाषा। कॉम्प्लेक्स 1 के पास आता है NADH और H+। कॉम्प्लेक्स 1 बोलेगा क्यों आए हो भाई? बोले मैं हाइड्रोजन लेके आया हूं, मैं हाइड्रोजन को पकड़ के लाया हूं। बोले कहां से? बोले ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब साइकिल में ना मैं हाइड्रोजन पकड़ता था और पकड़ के सीधे आपके पास आया। बोले ठीक है, तो बोलेगा मुझे दे दो। कॉम्प्लेक्स 1 बोलेगा NADH को मुझे अपना हाइड्रोजन दे दो, दे दिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। इसलिए अगर आपके पास NCERT बुक होगा तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम तो याद हो गया ना। कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया, देखिए नाम पे जाइए, कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया, NADH से हाइड्रोजन ले लिया। इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NCERT में देखिए, नाम होगा NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस। देखो नाम में ही लिखा है NADH डिहाइड्रोजिनेस। और ये आपके नीट के एग्जाम में भरपूर आने के चांसेस है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम बताइए। बोले ठीक है सर, क्या करता है NADH डिहाइड्रोजिनेस? हाइड्रोजन को ले लिया। बोले ठीक है, हाइड्रोजन लेके करेगा क्या? देखिए सिंपल, कहानी को समझिए कि बाद में कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। NADH डिहाइड्रोजिनेस ने ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैं हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम लिख सकता हूं। बोले एकदम लिख सकते हो सर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन एटम को मैं लिख सकता हूं सर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। इतना तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा है ना। एक हाइड्रोजन एटम में बस 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं, बस इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को H+ कहते हैं। इसी तरह से इस हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं बच्चा लोग। यानी मैं कभी ऐसा वर्ड यूज करूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो गड़बड़ मत कीजिएगा, दिमाग में लगाइएगा। ओ सही है सर, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन।
अब यही खेल है, यही अब खेल है। कॉम्प्लेक्स 1 ने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ लिया, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन है ले लिया। ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ले लिया। और इस इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देगा एक सब्सटेंस है जिसका नाम है यूबीक्यूनॉन, यूक्यू। इस इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देगा यूबीक्यूनॉन को। यूबीक्यूनॉन खुश हो गया, अरे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल गया। और ये यूबीक्यूनॉन अब चला इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो आपके दिमाग में चलेगा सर प्रोटॉन मेरा कहां गया सर? इलेक्ट्रॉन तो आपने भेज दिया यूक्यू के पास, यूबीक्यूनॉन के पास, मेरा प्रोटॉन कहां गया? करेक्ट, प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन है वो चला गया आउटर चैम्बर में, इस इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वहां चला गया। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा यूबीक्यूनॉन की तरफ, प्रोटॉन को बाहर ढकेल देगी। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यूबीक्यूनॉन चला। यूबीक्यूनॉन किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स 1 का या 3 का? बोले सर किसी का पार्ट नहीं, आपने कहीं बनाया क्या? यूबीक्यूनॉन क्या है? किसी का पार्ट नहीं है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ बढ़ गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ बढ़ गया। कॉम्प्लेक्स 3 को बोला, कॉम्प्लेक्स 3 को बोलेगा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। क्या दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है, जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपको दूंगा, किसे देगा भाई? कॉम्प्लेक्स 3 में है कौन? तो कॉम्प्लेक्स 3 में एक्चुअली में 2 दोस्त हैं। ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स 3 में एक्चुअली में 2 दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी नाम का एक दोस्त है, उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया यूबीक्यूनॉन, ले 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो साइटोक्रोम बी पकड़ लिया और अपने एक छोटे भाई को जिसका नाम है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपको फॉरवर्ड करते जाना है, ट्रांसपोर्ट करते जाना है चेन के फॉर्म में, तभी ना नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कीजिए चेन के फॉर्म में। ठीक है, साइटोक्रोम C1 जो है इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर दिया साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C किसका पार्ट है? बोले सर किसी का पार्ट नहीं, ना 3 का पार्ट है ना 4 का पार्ट है, वो तो आउटर साइड में है। यही बेटा एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है, ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जुड़ा हुआ है। कैसा है? ये भी मोबाइल है, ये खुद से चल सकता है, देखो चल रहा है, वहां से यहां आ गया 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो सर कॉम्प्लेक्स 3 जो है सर उसका नाम क्या देंगे? सोचो। कॉम्प्लेक्स 2 तो मैंने अभी बोला ही नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 याद ही नहीं करना है। सर कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या दीजिएगा? तो चलो नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम देंगे क्योंकि उसमें 2 दोस्त हैं, एक का नाम है साइटोक्रोम बी और एक का नाम साइटोक्रोम C1। तो हम लोग उन दोनों दोस्त के नाम पे रख दिया साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। आपकी एनसीईआरटी में देखिएगा कॉम्प्लेक्स 2 का नाम साइटोक्रोम B C1 नाम का दिया है, और ये नीट में पूछता है, आपको याद नहीं रहता। अब बोलते सर रट्टा मार रहे, रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखना B C1 से बना है। सर अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सर अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास है? वो है साइटोक्रोम C के पास। सर साइटोक्रोम C किसको देगा? कहां गया है? तो वो साइटोक्रोम C जो है कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। इसमें भी 2 दोस्त हैं, इसमें भी 2 दोस्त है, कॉम्प्लेक्स 4 में भी 2 दोस्त है। सर कौन कौन? एक दोस्त का नाम है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A नाम है, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया और वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम A3 को हैंड ओवर कर देगा। मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन कोई अपने पास ज्यादा देर के लिए पकड़ेगा नहीं, हैंड ओवर कर देगा। जैसे बेटा पैसा, बैंक से तुम्हारे पापा पैसा निकालते, सैलरी आती है, क्या पापा के पास हमेशा पैसा रहता? नहीं, वो पैसा तुम ले लोगे, पापा दो, मुझे पढ़ाई करनी है, कोचिंग में देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो पैसा तुम्हारे पास रहता है क्या? नहीं, तुम किसी और को दे दोगे, शॉपकीपर को दे दोगे,
दुकानदार को दे दिया, दुकानदार दूसरे को दे दिया, तो पैसा कभी किसी के पास नहीं रहता और रखना भी नहीं चाहिए बेटा, फ्लो कराते रहिए। तो यही तो चेन के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रॉन अब कहां गया, साइटोक्रोम A3 में। सर A3 से कहां जाएगा, सबसे लास्ट, अब पहुंच गए। साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। तो सर कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या देंगे? एक मिनट, मैंने एक गलती की। ये कॉम्प्लेक्स 2 नहीं था ना, ये मैंने बोला कॉम्प्लेक्स 2 तो याद ही नहीं करना, ये तो कॉम्प्लेक्स 3 था। हाँ, अब नेक्स्ट क्या याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 4। तो बताओ बच्चे लोग कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या देंगे? दो दोस्त थे ना, कौन कौन सा दोस्त थे? सर एक का नाम है साइटोक्रोम A और एक का नाम है साइटोक्रोम A3, दो दोस्त से बना है, तो उसी के नाम पर रख दीजिए सर, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। लेकिन आपकी एनसीईआरटी इसका दूसरा नाम रखती है। बोले सर क्या नाम रखी? देखो ध्यान से सुनना, साइटोक्रोम C ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया? बोले सर कॉम्प्लेक्स 4 को। इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट कर दिया, तो साइटोक्रोम C ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो साइटोक्रोम का C का ऑक्सीडेशन हो गया। इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 को एनसीईआरटी कहती है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो नाम हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये कहानी है कॉम्प्लेक्स 4 की। आ गया? और सर कॉम्प्लेक्स 5 का नाम, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम तो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको याद होगा तो। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है F0 F1 पार्टिकल, या इसी को आप कह सकते हैं एटीपी सिंथेस, क्योंकि एटीपी बनाने का काम करेगा, एटीपी सिंथेस, या इसी को एटीपीएस कहते हैं, याद रहेगा। लेकिन बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन घूम फिर करके ऑक्सीजन तक तो पहुंच गया, सर फायदा क्या हुआ? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो आ गया, फायदा क्या हुआ सर? क्यों इलेक्ट्रॉन उसके पास आया? क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए और उसने इस स्ट्रोमा से बच्चा, इस मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन पकड़ लिए। अंदर जो फ्लूइड पार्ट है क्या होता है, उसका नाम मैट्रिक्स है, वहां से 2 प्रोटॉन पकड़ा, तो ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 प्रोटॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन बन गए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बन जाएंगे। यही तो मैंने बोला था, ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा वाटर बनाने में, यही कहलाएगा मेटाबॉलिक वाटर। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसके पास गया? तो बोलेंगे सर ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। अब उसने अंदर से 2 प्रोटॉन को पकड़ लिया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन जुड़ गए और क्या बन गया? वाटर बन गया। बोले सर वाटर बन गया, ये सब ठीक है, सर मेरा एटीपी कहाँ है? आप तो बोलते हो ईटीएस इसलिए चलाना है क्योंकि एटीपी बनाना है, आपका एटीपी तो बन ही नहीं रहा। सर आपका एटीपी तो बन ही नहीं रहा है, आप एटीपी बनाना सिखाओ ना। आप तो वाटर बना दिए, वाटर से क्या फायदा है? मुझे तो सर एटीपी बताइए, एटीपी कैसे बनेगा? तो ध्यान से सीखिए। अब इसी फिगर को मैं और इलेबोरेट कर रहा हूं और आपको ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। देखिए ध्यान से, इसी फिगर को हम लोग वापस से सीखते हैं, थोड़ा सा इस बार डिटेल्ड करेंगे, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, ईटीएस को याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, लॉजिकल चलते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन बनाना है, यहां तक याद है? बोले हाँ सर ये याद है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। सेकंड, ये नीला वाला माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन था, बोले हाँ सर ये भी याद है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन याद है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड पार्ट, बोले हाँ सर याद है, ये फ्लूइड पार्ट ना रेड वाला, ये मैट्रिक्स है सर, मैट्रिक्स है। चलिए, व्हाइट वाला माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट पे मौजूद है क्या? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बोले सर ये भी याद है। अब 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस सर, ये ग्रीन वाला याद करो, मैंने ग्रीन ही से बनाया था सर।
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या outer चैम्बर। बोले ठीक है, ये भी याद है। हमने क्या किया, यहां से कट किया, यहां से कट किया, इस पूरे पार्ट को कट किया और इसे डिटेल से, इस पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल से बनाने की कोशिश की। मैंने इस पार्ट को कट किया और इसका पूरा स्ट्रक्चर को बड़ा कर दिया क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आए। आपकी एनसीईआरटी ने इस फिगर को वर्टिकल बनाया है। एनसीईआरटी में देखिएगा ऐसे फिगर बना है, मेरा फिगर ऐसे, क्योंकि मेरे पास जगह जितना है तो मैंने उसे हॉरिजॉन्टल बनाया। एनसीईआरटी में इधर से जगह था, एनसीईआरटी ने उसे वर्टिकल बनाया। तो एनसीईआरटी का फिगर मेरे फिगर में सेम चीज है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर करना क्या है, तो ये देखिए ये आपका हो गया, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, येलो वाला। बोले ठीक, नीला वाला पढ़ते, नीला वाला इनर मेम्ब्रेन, नीला वाला इनर मेम्ब्रेन। बोले ठीक। अब ध्यान से, सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स 1। ईटीएस को समझने के लिए मैंने 5 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स 1। बोले ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 1 के पास में कौन आता है, तो बोलेंगे सर आता है NaDH और H+। NaDH और H+ आएगा, अपना हाइड्रोजन दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन पहले हैंड ओवर होंगे FMN को। एनसीईआरटी में फिगर देखिएगा, FMN नाम का सब्सटेंस लिखा है। आपके जो एनसीईआरटी का फिगर है वहां कॉम्प्लेक्स 1 में 2 दोस्त थे, एक का नाम FMN, उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ लिया। अब ये FMN जो है ये FES को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, FES। एनसीईआरटी देखिए वहां मिलेगा FES। FES मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कर दिया जाएगा यूबिक्यूनॉन को, यूबिक्यूनॉन को। बोले ठीक है, हैंड ओवर कर दिया। सर प्रोटॉन कहां गया, सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन पकड़े थे। सर इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया सर यूक्यू को, लेकिन सर मेरा प्रोटॉन कहां है, तो प्रोटॉन जो है वो बच्चा जा चुका है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये 2 प्रोटॉन जा चुका है। बोले सर क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, समझ में। बोले ठीक है। बोले अब क्या करना है, अब ये यूबिक्यूनॉन, अब ये यूबिक्यूनॉन क्या करेगा, तो यूबिक्यूनॉन हैंड ओवर कर देगा किसे, कॉम्प्लेक्स 3 को। ये यूबिक्यूनॉन जो है इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर दिया किसे, कॉम्प्लेक्स 3 को। बोले ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में 2 दोस्त, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, कहां गया, साइटोक्रोम CYT। एनसीईआरटी का वर्ड देखिए CYTB, साइटोक्रोम B है। और ऊपर में एक दोस्त बैठा है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। बीच में एनसीईआरटी में देखिएगा, बीच में एक और दोस्त है जो दोनों को जोड़ रहा है, FES, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। हो गया। बोले ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सर इलेक्ट्रॉन पहले साइटोक्रोम B में गया, B से आयरन सल्फर FES में गया और सर साइटोक्रोम C1 में गया। बोले सर अब क्या होगा, अब बताइए अब क्या होगा, तो बोलेंगे सर अब मुझे मालूम है, ये जो सर ये एक मोबाइल, यानी कि वो चलने वाला है। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, दे हैव द मोबाइल कैरियर। कैरियर मतलब ढोने वाला, मोबाइल मतलब चलने वाला। तो यहां पर साइटोक्रोम C है जो 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और चलते हुए देखेगा। ये देखिए चल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के चल रहा है। सर कहां चल रहा है, वो चल करके पहुंच जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में। और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 दोस्त हैं। दोस्त नंबर 1 का नाम है साइटोक्रोम A
और दूसरा दोस्त है साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 दो दोस्त हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का बोल रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बस टाइम पास में पढ़ देते हैं, समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी लिखता है बच्चा, जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। एनसीईआरटी कहता है जो कॉम्प्लेक्स 4 है ना, उसमें 2 कॉपर सेंटर है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा और पेज नंबर 233 को देखिएगा, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ जहां कंप्लीट हो रहा है, वहां पर एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने, द कॉम्प्लेक्स 4 हैव 2 कॉपर सेंटर। बोले मतलब सर, यानी साइटोक्रोम 4 में 2 कॉपर है, पहले इलेक्ट्रॉन बेटा कॉपर में जाएगा, कॉपर से साइटोक्रोम A3 में जाएगा, ए में जाएगा, फिर A3 में जाएगा, और A3 से बेटा फिर से कॉपर में जाएगा। तो कितने कॉपर सेंटर हो गए बोलिए? कॉम्प्लेक्स 4 में एक स्टार्टिंग में एक कॉपर का है और एक बाद में कॉपर है। कितने कॉपर हो गए? 2। इस कॉपर के हेल्प से इलेक्ट्रॉन पकड़ा, साइटोक्रोम A में गया, फिर A3 में फिर से कॉपर को भेजा। अब ये कॉपर भेज देगा, किसे भेजेगा भाई? तो ये गया आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आपका बहुत स्वीट सा आंसर होना चाहिए, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा? आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दे हैव द 2 इलेक्ट्रॉन। बोले ठीक, लेकिन सर वाटर कैसे बनेगा? जो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या होगा? ये 2 प्रोटॉन को भी पकड़ेगा। कहां से? ये पकड़ लिया आपके मैट्रिक्स से, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ट इनटू द वाटर। बोले सर ठीक है, वाटर बनना समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में ये है सर, एटीपी कहां बना? सर एटीपी नहीं बन रहा है अभी भी। एटीपी बनना आप सीखो, तुम्हारे दिमाग में अब यही है, सर मुझे तो एटीपी बनाना था, एटीपी तो बना नहीं। एटीपी बनाना आसान है। बोले सर कैसे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। कॉम्प्लेक्स 1 ने बच्चा कितने प्रोटॉन को बाहर में ट्रांसफर किया? आउटर मेम्ब्रेन में, चैम्बर में कितने प्रोटॉन गए? 2 प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स 3 बेटा ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में अपनी ताकत है, कॉम्प्लेक्स 3 में बेटा अपनी ताकत है। वो जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, देखिए ध्यान, ये कॉम्प्लेक्स 3, यहां इलेक्ट्रॉन को पकड़ा यूबिक्विनोन से, अब वो इलेक्ट्रॉन को लेके घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेके घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से वो 2 प्रोटॉन भी पकड़ लेगा। क्या मैंने बोला? जब कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो मैट्रिक्स के साइड से 2 प्रोटॉन से जुड़ जाता है और ये घूमेगा, रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करके इलेक्ट्रॉन को किसे देगा? साइटोक्रोम C को देगा। तो प्रोटॉन आ जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो फिर से एक पेयर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया मैट्रिक्स से, कहां? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है सर, फिर से बताइए, फिर से सीखिए। कॉम्प्लेक्स 4 दिख रहा है? बोले हाँ। कॉम्प्लेक्स 4 जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और ऑक्सीजन पे रोटेट करके देगा, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, साइटोक्रोम C से आया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, अब ये घूम रहा है। तो जब ये घूमता है, उसी दौरान एक पेयर प्रोटॉन 2H+ मूव कर जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। याद रखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन को घुमा करके ऑक्सीजन तक लाएगा, उस दौरान एक पेयर प्रोटॉन जुड़ जाता है और ढकेल देता है उसे, कहां? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब मुझे बताइए, कॉम्प्लेक्स 1 ने बेटा एक पेयर भेजा, कॉम्प्लेक्स 3 ने एक पेयर भेजा, कॉम्प्लेक्स 4 ने एक पेयर भेजा। तो ईटीएस चलने से बेनिफिट क्या है? सर एटीपी बनेगा। एटीपी तो बना नहीं, कैसे बनेगा? वही तो मैं समझा रहा हूं।
ये ईटीएस चलने से एक ही बेनिफिट हुआ, प्रोटॉन बेटा आपके बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए, अंदर से बाहर चला गया। सर इससे फायदा, अब एकदम ध्यान से सीखिए, ध्यान से सीखिए। बोले सर इससे फायदा क्या हुआ, ऐसे समझिए, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन था और ये था आपका इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिएगा, अभी शायद क्लैरिटी दिमाग में बैठेगी। इनर मेम्ब्रेन पे ये था बच्चा आपका ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 ने 2 प्रोटॉन को पकड़ा और यहां ढकेल दिया, कॉम्प्लेक्स 3 ने 2 प्रोटॉन को ढकेल दिया, कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन को बाहर शिफ्ट करा दिया। ठीक है, अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन है, टेंशन मत लीजिए। अब मुझे बताइए प्रोटॉन किधर ज्यादा हो जाएगा, और ये एक बार साइकिल नहीं चल रहा है, मैंने बोला था ना लाखों लाखों ऐसे ऐसे ईटीएस नाम के मशीन बैठे हैं इनर मेम्ब्रेन पे, लाखों ईटीएस बैठा हुआ है इनर मेम्ब्रेन पे। तो अब सोचिए लाखों प्रोटॉन आ गए हैं कहां, H+ कहां गए हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो देखिए प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कहां बढ़ गया, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कहां बढ़ गया, बाहर की तरफ। मैट्रिक्स से निकला और कहां भेज दिया गया, बाहर की तरफ। तो प्रोटॉन कहां ज्यादा है, बाहर की तरफ। और कम कहां हो गए, प्रोटॉन कम कहां हो गया, तो बोलेंगे सर मैट्रिक्स में घट गए, मैट्रिक्स में सर कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है। तो आपका डिफ्यूजन क्या कहता है, डिफ्यूजन क्या कहता है, जहां ज्यादा प्रोटॉन बाहर ज्यादा है, अंदर में प्रोटॉन कम है, अंदर लेते आओ, अंदर लेते आओ। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन है वो स्पेशल लिपिड से बना है, इस मेम्ब्रेन से आप वापस नहीं लौट सकते। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ने ताकत खर्च किया और ताकत से प्रोटॉन को ढकेल दिया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ढकेल दिया। लेकिन अब तुम बोलोगे सर वापस लौट जाए, नहीं। सिंपल समझो, शहर में बहुत सारे चोर हैं, गंदे लोग हैं, पुलिस उन्हें पकड़ी। दिल्ली में बहुत सारे चोर को पुलिस पकड़ती है, उसे पकड़ करके ले जाके तिहाड़ जेल में बंद करती। कहां बंद करी, पुलिस ने पकड़ा, ले गई और तिहाड़ जेल में बंद कर दी। तिहाड़ जेल में चोरों की क्वांटिटी बढ़ने लगी, खूब सारे चोर आने लगे आने लगे आने लगे। अब चोर बोलेगा कि बहुत ज्यादा चोर हो गया तिहाड़ जेल में, अब शहर में तो कम है, शहर में कम है, तिहाड़ जेल में बेटा केवल चोर है, 1 लाख चोर हो गए। तो अब तुम बोलोगे सर वापस नहीं आ सकता, चोर लोग बोलेगा, मान लो बेटा H+ को क्या मैंने बोला, ये बेटा चोर है, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस का नाम कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, उसने बेटा यहां ले जाके बंद कर दिया। क्या चोर अपने मन से वापस लौट सकते हैं, बोले नहीं सर, तिहाड़ जेल का जो बाउंड्री है वो बहुत मजबूत है, तार लगा हुआ है, पहरेदार खड़े हैं, जा नहीं सकते। आ तो सकते हो, तुम कोई गलत काम करो, कोई बेटा मर्डर कर दो, कोई गलत एक्टिविटी करो, पुलिस पकड़ेगी, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम पकड़ेगा और आपको तिहाड़ जेल में बंद कर देगा। क्या वापस आप अपने मन से लौट सकते हो, बोले सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम जेल से अपने मन से वापस कैसे आ सकते, नहीं आ सकते। यही हुआ है। तो धीरे धीरे प्रोटॉन यहां फंसते चला जा रहा है, फंसते चला जा रहा है, फंसते चला जा रहा है। तो प्रोटॉन कहां ज्यादा, बाहर ज्यादा, और अंदर में प्रोटॉन कम हो रहे हैं ना, यही तो बना प्रोटॉन ग्रेडियंट, यही तो बना प्रोटॉन ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा, एक तरफ प्रोटॉन कम। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपए और मेरे पास 1000 रुपए, तो क्या हो गया, मनी ग्रेडियंट, तुम्हारे पास ज्यादा मेरे पास कम। एक तरफ पानी ज्यादा है और दूसरी तरफ पानी कम है, तो बन गया बेटा वाटर ग्रेडियंट। तो अब एक मेम्ब्रेन बीच में रखा, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा, एक तरफ प्रोटॉन कम, क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, अंदर में तिहाड़ जेल में ढेर सारे चोर, 1 लाख, बाहर में 500 चोर है, तो चोर ग्रेडियंट होगी। अब चोर बेटा बोलेगा मैं आना चाहता हूं, आ नहीं सकते ना, तो बोले सर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा सर, अब बताइए। धीरे धीरे ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है एक फोर्स का रूप ले लेगा, जिसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। धीरे धीरे ये प्रोटॉन एक फोर्स का रूप ले लेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और नीट में क्वेश्चन आया
कि सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ है, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। आप बोलिएगा सर सबसे ज्यादा चोर कहाँ है, तिहाड़ जेल में। क्या है, सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ होंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसलिए इंटर मेम्ब्रेन में H+ ज्यादा है, इसलिए बेटा ये एसिडिक होगा, पीएच कम होंगे। अब पढ़ते तो ना, H+ ज्यादा है यानी कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हाईली एसिडिक होगा, और एसिडिक बहुत ज्यादा है यानी पीएच काफी कम होंगे। अब समझ में आया, प्रोटॉन बाहर में ज्यादा है, H+ ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, एसिडिक ज्यादा है तो पीएच कम होगा, और अंदर में पीएच ज्यादा होगा। मान लीजिए ना, पहले 100 प्रोटॉन अंदर थे, 100 प्रोटॉन बाहर थे, ईटीएस चला, पकड़ो बाहर करो, पकड़ो बाहर करो, तो यहां प्रोटॉन घट गए, बाहर प्रोटॉन बढ़ा, तो पीएच यहां घटेगा और यहां का पीएच बढ़ जाएगा। तो आपने पीएच का डिफरेंस बना दिया। बोले हाँ सर। इसी डिफरेंस के चलते प्रोटॉन में एक फोर्स आ गया, पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। बोले इससे क्या होगा सर, चलो देखो, तिहाड़ जेल याद है, तिहाड़ जेल में प्रोटॉन चोर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, प्रोटॉन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सर क्या करेगा ये प्रोटॉन, क्या करेगा, वापस आ सकता है। एक रास्ता है, इंडिया में क्या है बेटा, तुमने क्राइम किया, तुम्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, सर वापस आ सकते हैं, लीगली नहीं आ सकते। लीगली तुम्हें बेटा 7 साल की सजा होगी, तुमने मर्डर किया 7 साल, 14 साल की सजा होगी, तुम नहीं आ सकते। लेकिन इंडिया में करप्शन है, पैसा दो हो जाएगा। तो यहां भी बेटा पैसा देके काम होता है। बोले सर कौन करेगा, एक हवलदार है, बोलेगा मैं जाने दूंगा, तिहाड़ जेल में तुम मर्डर करके गए हो, जाने दूंगा, टेंशन मत, तो पैसा दो केवल। तो पैसा लेके काम करने वाला कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसका नाम है F0 F1 पार्टिकल। अब समझो, जो F0 F1 पार्टिकल एक ऐसा पुलिस है, हवलदार है, वो बोलेगा ना मैं रात में तुम्हें बेटा क्रॉस करा दूंगा, तिहाड़ जेल के अंदर एक सुरंग है, उससे बेटा अपने घर जाओ, यही डील होता है। तो यहां प्रोटॉन खूब भर गया, क्या बन गया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स यानी ताकत। एक रूम में बेटा खूब सारा आदमी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भर जाएगा आदमी से, ताकत हो जाएगा। अब बेटा वो भी तो ढकेलेंगे, तुम्हारे दरवाजे को बेटा तोड़ सकते हैं। बोले ठीक है, तो ये ताकत। अब बोला जाएगा ये चोर दरवाजा जो है, F0 F1 पार्टिकल बोलेगा देखो आ सकते हो, तो चलो आना है। तो एक प्रोटॉन चला, सबसे पहले एक पेयर ऑफ प्रोटॉन F0 को क्रॉस किया। F0 बोले कोई टेंशन नहीं, मैं तो सुरंग हूं, सुरंग खोद दिया है, सुरंग से पास कर जाओ। चलो क्रॉस किया, तो तुम बेटा तिहाड़ जेल में, सुरंग, तिहाड़ जेल के नीचे से सुरंग क्रॉस कर जाओ। तो ये जो F0 पार्ट है वो बेटा एक प्रोटीन है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, पूरे मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, और बीच में होल है, होल से क्रॉस कीजिए। और जब क्रॉस करोगे तो किससे टकराओगे, तो सर टकराएंगे F1 से, F1 से, F0 से सुरंग से निकले, अब सामने में बेटा एक टनल क्या है, एक आपका टरबाइन मशीन रखा है, समझो, सुरंग से निकला आदमी लोग, वहां एक टरबाइन मशीन रखा है, टरबाइन मशीन का नाम F1 है। तो प्रोटॉन ताकत से हिट किया किसको, F1 को, F1 बेटा घूमने लगा, एनसीईआरटी का वर्ड बेटा कन्फॉर्मेशन चेंज, F1 जैसे था घूम गया। जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज होगा, ध्यान से, जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज होगा तो ये क्या करेगा, F1 एक्टिवेट हुआ, कन्फर्मेशन चेंज हुआ, चेंजेस हुआ, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ देगा, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ेगा। और जो प्रोटॉन बेटा ताकत से क्रॉस किया था, फोर्स था, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ताकत से क्रॉस किया था, उस ताकत को यूज करेगा, अपना कंफर्मेशन चेंज किया, ताकत को यूज करके एटीपी में कन्वर्ट कर लिया, एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान से सुनना, तो मैंने क्या रूल बताया, एक प्रोटॉन, एक पेयर प्रोटॉन जब क्रॉस करेगा तो एक एटीपी में कन्वर्ट होगा, एक पेयर प्रोटॉन जब क्रॉस करेगा एक एटीपी में कन्वर्ट होगा। अब मुझे बताइए आपके पास कितने पेयर है, कितने पेयर है, बोले सर एक पेयर थोड़ी है सर, कॉम्प्लेक्स जो हमारा था कौन सा 3, उसने भी एक पेयर ट्रांसफर किया था सर, उसने भी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, अब वापस लौटेगा
तो ये भी एक एटीपी में कन्वर्ट होगा। और जो कॉम्प्लेक्स 1 से एक पेयर गए थे वो भी लौटेंगे, वो भी एक एटीपी बनाएंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से एक पेयर गया, लौटेगा एक एटीपी। कॉम्प्लेक्स 3 से एक पेयर गया, एक एटीपी। कॉम्प्लेक्स 4 से गया, एक एटीपी। तो एक NADH ने जब रन किया ETS को तो 3 जगह कॉम्प्लेक्स 1 से एक पेयर तो एक एटीपी, कॉम्प्लेक्स 3 से एक पेयर एक एटीपी, और कॉम्प्लेक्स 4 से एक पेयर एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो मेरे में से यहां पर आपको एकदम क्लियरिटी रखनी है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम दिमाग को साफ रखिए, एकदम क्लियरिटी रहेगी। चलो मैंने बहुत बोल लिया, तो किसे किसे समझ में आया? यही एटीपी बनाने का कहानी है। चलो फटाफट बताइए, चलो हैंड रेज करो। अब जितना मैसेज में लिखना है, क्योंकि अभी मैं FADH2 की कहानी बताने वाला। चलो फटाफट। तो मेरे में से क्लियरिटी हो रहा होगा, बहुत आसान है, धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। यहां देखिए ध्यान से, अब देखो ध्यान से सर। लेकिन हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 232 पे, तो एनसीईआरटी में बेटा वर्ड लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बोले सर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ध्यान से देखो सर, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है सर? चलिए देखते। अब तो मतलब सीख गए। ETS बेटा बहुत ही डिफिकल्ट होता है, किसी को भी समझना, उसे सिंपल भाषा में पहले समझिए, और ये एनसीईआरटी में जो करेक्शन है उसे भी पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने बोला था ये येलो वाला पार्ट जो है ये आपका था आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, और ये जो नीला वाला पार्ट था ये था आपका इनर मेम्ब्रेन। बोले ठीक है सर, क्लियर ना? बोले हाँ। चलिए सबसे पहले बताइए बच्चे लोग कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? सबसे पहले आप बताइए कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? क्लू दे देता हूं कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास में NADH आता है, NADH और H+ आते हैं, और वो अपने हाइड्रोजन को दे देते हैं कॉम्प्लेक्स 1 को, और खुद कन्वर्ट हो जाता है NADH और H+ में। तो बोलिए फटाफट, फटाफट बताइए इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या दिया था? मैंने आपको नाम बताया था, शायद आप भूल गए हो, तो भूलना नहीं है। आप बताइए फटाफट, नाम बताइए, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या होगा? चलो एनीवन, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 1? क्योंकि उसने NADH से हाइड्रोजन लिया है, उसके नाम पे रख दीजिए ना। कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से हाइड्रोजन को गेन किया, तो बोले सर नाम में ही तो लिखा है सर NADH से हाइड्रोजन लिया, तो इसलिए उसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेस। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, ब्लैक पॉइंट में लिखा है, ये एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में लिखा गया NADH डिहाइड्रोजिनेस। बोले ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले दिया था FMN को, और प्रोटॉन किसे दिया था? FMN को। FMN ने इसे हैंड ओवर कर दिया FES को, FES को। FES अपने इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देगा यूबिक्यूनॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन किया था, प्रोटॉन क्या हुए थे सर? प्रोटॉन बाहर गया था। ध्यान सुनिए, प्रोटॉन कहां गए थे? तो बोले सर बहुत आसान है सर, प्रोटॉन बाहर गया था। लेकिन आपकी नई एनसीईआरटी बच्चे, आपकी नई एनसीईआरटी कहती है, अगर आप नई एनसीईआरटी को कहेंगे तो नई एनसीईआरटी मानती है कि ये जो प्रोटॉन है ना, वो 2 प्रोटॉन नहीं थे। अगर नई एनसीईआरटी और पुराने एनसीईआरटी में आप डिफरेंस करो, तो ये जो मैंने अभी तक फिगर बताया था वो पुरानी एनसीईआरटी थी। अब तुम्हें नई एनसीईआरटी में करेक्शन करना है, यानी नई एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है वो सीखिए। तो नई एनसीईआरटी कहता है कि ये बच्चा 2 प्रोटॉन नहीं गए थे। नई एनसीईआरटी कहता है बेटा ये 2 प्रोटॉन नहीं गए थे, नई एनसीईआरटी कहता है बेटा 4 प्रोटॉन गए थे। अब बोलेगा सर 4 प्रोटॉन कैसे हो गया सर? नई एनसीईआरटी गलत है क्या?
हमारे पास एक हाइड्रोजन गया तो 2 ही प्रोटॉन थे ना सर, 4 प्रोटॉन कहां से आ गए? एकदम चलना चाहिए दिमाग में सर। नई एनसीईआरटी तो ठीक ठाक है कि 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन को दे दिया और प्रोटॉन बाहर चले गए। सर यहाँ तो प्रोटॉन ही 2 था, 4 कैसे हो गए? ध्यान, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है बच्चों को। तो बस आप मान लीजिए 2 प्रोटॉन तो ये बेटा NADH वाले आ गए, लेकिन 2 प्रोटॉन और स्ट्रोमा से लिया जाता है, 2 प्रोटॉन तो बच्चा आपके NADH के आ गए, ठीक है, और वो बाहर चला गया। लेकिन उसी दौरान ये बेटा रोटेट करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कॉम्प्लेक्स 1 भी रोटेट करेगा और 2 प्रोटॉन को अंदर से बाहर ढकेल देगा। तो 2 आपके NADH के प्रोटॉन गए और ये जब रोटेट किया तो 2 प्रोटॉन और ढकेला, तो टोटल रियल में नई एनसीईआरटी लिख देता हूं बेटा, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बच्चा लोग 4 प्रोटॉन, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी आए, ओल्ड एनसीईआरटी का फॉलो नहीं करना है क्योंकि गलत हो चुका है, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 प्रोटॉन थे, लेकिन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया, कुछ कॉन्सेप्ट तो बना सर कि 2 जब रोटेट करेगा तब धकेलेगा और 2 तो NADH वाले, समझ में आ गया। बोले ठीक है सर, ये प्रोटॉन अपने आप चला जाएगा, ताकत कहां से आएगा सर? करेक्ट है, ये पूछना ताकत कहां से आए सर, अपने आप कैसे प्रोटॉन भेज देगा, रोटेट कैसे करेगा? चलो देखते हैं। यूक्यू को देखो, एनसीईआरटी में देखना, फिगर को बहुत ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का जो बेटा फिगर है यूक्यू का बहुत ध्यान से देखना। जब आप एनसीईआरटी में यूक्यू का फिगर देखिएगा तो एनसीईआरटी बेटा यूक्यू यहां से बनाया है। यूक्यू क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, बोले हाँ, लेकिन उसी दौरान यूक्यू बच्चा 2 प्रोटॉन खींचता है, कहां से? मैट्रिक्स से। 2 इलेक्ट्रॉन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया कॉम्प्लेक्स 1 से, 2 प्रोटॉन खींच लिया, कहां से? मैट्रिक्स से, और ये कन्वर्ट हो गया। एनसीईआरटी बेटा बहुत ही अच्छे से बनाते हुए दिखाया भी UQH2 में, एनसीईआरटी में देखना बेटा, UQH2 बनाते हुए दिखाया भी है। बोले ठीक है सर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से 2 प्रोटॉन खींच लिया, और ये अब क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बचा गया सर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सर इसका प्रोटॉन कहां गया? प्रोटॉन भाई साहब गए बाहर, यही 2 प्रोटॉन यहां आ गया, ठीक है, 2 प्रोटॉन गया, और UQH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? साइटोक्रोम बी को, बी ने किसको दिया? साइटोक्रोम C1 को, और बीच में एक दोस्त था जिसका नाम था FES। तो UQ का 2 प्रोटॉन बाहर चला गया, ठीक है, और ये सर साइटोक्रोम C में गया। लेकिन रुको, नई एनसीईआरटी है, पुराना एनसीईआरटी नहीं है, नई एनसीईआरटी बोलता है रुको, अभी UQ का 2 प्रोटॉन तो ढकेल दिया ना, अभी रुको, अभी वेट करो, हम नई एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट मेरा अलग है, जो कॉम्प्लेक्स 2 है फिर से रोटेट करेगा, और जब वो रोटेट करेगा तो फिर से 2 प्रोटॉन खींचेगा, तो आपकी एनसीईआरटी, आपकी नई एनसीईआरटी यहां पर बेटा इतना झमेला नहीं करती, डायरेक्टली बोलती बेटा समझना है समझिए, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। आपकी एनसीईआरटी डायरेक्टली बोलेगी कि भैया यहां देखिए क्या हुआ है, 4 प्रोटॉन गए। अब समझते रहो तुम बेटा, दिन भर दिमाग लगाते रहो, समझ में आएगा। बोले सर 4 कैसे किया, वापस से बता दो। यूक्यू ने 2 इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर किया, 2 प्रोटॉन को ढकेला, और दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 भी तो रोटेट करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी रोटेट करता है, और रोटेट करके 2 प्रोटॉन ढकेलेगा, तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस याद रखना है 4 प्रोटॉन गया था बस। अब आया साइटोक्रोम C से कहां पहुंच गया? कॉम्प्लेक्स 4 में। 4 में बेटा यूक्यू है क्या? बोले सर यूक्यू नहीं है इस बार, इतना झंझट मत पालो सर, बहुत अब दिमाग खराब हो गया, नहीं देता हूं झंझट। यूक्यू नहीं है ना, नहीं है, यहां बस 2 दोस्त है, साइटोक्रोम A3, लेकिन बेटा 2 कॉपर सेंटर भी है, ये मैं नहीं कहता, एनसीईआरटी कहती है। एक कॉपर सेंटर यहां बैठा है, एक कॉपर सेंटर यहां बैठा है। बोले सर इलेक्ट्रॉन का इस बार चक्कर है सर, प्रोटॉन का तो चक्कर नहीं है, नहीं है,
यूक्यू को चक्कर नहीं है। तो बोले सर अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया जाएगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पे। लेकिन रुको, कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो भी तो रोटेट करेगा। हाँ, यूक्यू नहीं है यहां, यूक्यू नहीं है, तो लेकिन बेटा ये रोटेट जब करेगा तो 2 प्रोटॉन ढकेल देगा बाहर के साइड। इसलिए आपको नई एनसीईआरटी में देखिएगा, कॉम्प्लेक्स 4 एक पेयर, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन मिलेंगे। और ये बच्चा थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिसर्च में नहीं फंसना है। बस मान लीजिए और नई एनसीईआरटी ने कुछ चेंज किया है, पहले था 2 प्रोटॉन, उसके जगह 4 प्रोटॉन कर दिया। पहले 2 प्रोटॉन था, 4 प्रोटॉन कर दिया। पुरानी में भी 2 प्रोटॉन था, अभी भी 2 प्रोटॉन है। बस ज्यादा उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं ना। रिसर्च कीजिएगा तो और कंफ्यूजन होगा। बस मान लीजिए नई एनसीईआरटी ने चेंज किया है, हम भी कर लेंगे, 2 के जगह 4 कर देंगे। बोले ठीक है, बाकी कहानी सेम। लेकिन सर ये नहीं बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, आपने नहीं बताया। चलिए बताता हूं। सोचो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बना? प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्यों बना? कम, यहां से प्रोटॉन को पकड़ा, बाहर ढकेल दिया, क्यों सर? रीजन बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे कि बच्चा मैंने यहां पास लिखा था, एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहां देखो, यहां पास मान लो कि यहां पास था साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया बच्चा, गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और साइटोक्रोम बी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर करने वाला है एफईएस को। एफईएस किसको देगा? साइटोक्रोम C1 को। सोचो ना, तुमने एक बार इलेक्ट्रॉन पकड़ा, तुम्हारा रिडक्शन हुआ। अब तुम साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन एफईएस को डालो, तो साइटोक्रोम बी का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब एफईएस को दे दिया इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन हुआ। फिर वो C1 को देगा, C1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिडक्शन। अब ये साइटोक्रोम सी को दे देगा तो ऑक्सीडेशन। तो लगातार मैं इलेक्ट्रॉन पकड़ा, रिडक्शन, अब मैंने तुम्हें दे दिया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान एनर्जी निकलता है, इसी एनर्जी से प्रोटॉन को ढकेला जाता है बाहर की तरफ। वापस से सुनो, जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं उस दौरान एनर्जी निकलता है, और जब एनर्जी निकलता है उसी एनर्जी को यूज करके आप प्रोटॉन पकड़ते हो और बाहर ढकेलते हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट किसने बनाया? बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब तोड़िएगा तो एटीपी बनेगा। इसलिए इस एटीपी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी बनना। इसके लिए ताकत चाहिए, ताकत किसने दिया? By the oxidation reduction reaction they release the energy। इस एनर्जी से प्रोटॉन को ढकेला तो बना प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जब ग्रेडियंट को तोड़ा तो एटीपी बना। तो इस एटीपी बनाने का क्रेडिट मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देता हूं, इसलिए नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक अब क्लैरिटी धीरे धीरे आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे में से सभी को क्लियर है? जब आपने ईटीएस में क्या करते हो? ईटीएस में क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ा, मैंने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, अब मैं बगल वाले को दे दूंगा। तो मैंने जब इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो मेरा क्या हुआ? मैंने तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरा रिडक्शन हुआ। अब मैं अपने छोटे भाई को दे दिया तो मेरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मेरे छोटे भाई ने इलेक्ट्रॉन पकड़ा, क्या हुआ उसका? रिडक्शन। फिर वो दूसरे भाई को दे दिया तो क्या हुआ उसका? ऑक्सीडेशन। तो लगातार ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है ईटीएस में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इस दौरान एनर्जी निकलता है, इसी एनर्जी को यूज करके वो रोटेट करता है, और रोटेट करके प्रोटॉन को बाहर ढकेलता है। इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और जब ग्रेडियंट टूटेगा
उसी के टूटने से जो एनर्जी निकलेगा उसी से तो एटीपी बना। तो एटीपी बनाने का क्रेडिट मैं किसे दूंगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। इसलिए इसका नाम, ऐसे एटीपी बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलो ईमानदारी से बताओ किसे किसे ईटीएस समझ में आया? ईमानदारी वाला, ठीक है, ईमानदारी से ना। चलो अब तुम एक क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछ सकते हो, सर FADH2 सर केवल 2 एटीपी क्यों बनाता है? ये तो नहीं बताया आपने। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन अब चलना चाहिए जो तुम पूछने वाले थे कि सर FADH2 केवल 2 एटीपी क्यों बनाता है? NADH तो 3 बनाया था। एकदम सिंपल सा आंसर है, स्वीट सा। और इसको हम लोग फॉलो करके 2 मिनट में क्लास को एंड करते हैं, ओनली 2 मिनट्स। देखिए ये था आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये था आपका इनर मेम्ब्रेन। बोले हाँ सर ये तो लगता है आपने आज 8वीं बार बना रहे हो। हाँ, जितने बार बनेगा बनाऊंगा समझ में आना चाहिए। वापस से ये येलो वाला आउटर मेम्ब्रेन, नीला वाला इनर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर। बोले ठीक है सर। ध्यान से सुनिए, ये बेटा कॉम्प्लेक्स 1। अब पहली बार और लास्ट बार कॉम्प्लेक्स 2 आ रहा है। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स 2, छोटा है, ताकत नहीं है इसमें ज्यादा, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। बोले ठीक। और ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 है। क्लियरिटी? बोले हाँ। अब ध्यान से, इस बार बड़ा भाई नहीं छोटा भाई है, FADH2। FADH2 आएगा, वो कॉम्प्लेक्स 2 को हाइड्रोजन देगा। FADH2 आएगा, वो अपना हाइड्रोजन दे देगा कॉम्प्लेक्स 2 को और खुद कन्वर्ट हो जाएगा FAD में। ठीक, तो हाइड्रोजन में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स 2 ने उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, यूबिक्यूनॉन को। बोले ठीक है सर। बचा सर प्रोटॉन। तो कॉम्प्लेक्स 2 छोटा है, इसके अंदर में पावर नहीं है बेटा, ये लूजली एसोसिएट है, ये ताकतवर नहीं है, तो यहां से कोई प्रोटॉन बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। याद रखना, कॉम्प्लेक्स 2 से उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लिया, लेकिन उसकी औकात प्रोटॉन को ट्रांसफर करने की नहीं है, तो प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाता, केवल इलेक्ट्रॉन करेगा। यूबिक्यूनॉन आगे जाएगा। ठीक है, सेम कहानी बच्चा। यूबिक्यूनॉन क्या करेगा? तो वो यहां से प्रोटॉन पकड़ेगा, UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बताया था आपको कि यहां से वो क्या करेगा? 2 प्रोटॉन ले लेगा, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B(C1) कॉम्प्लेक्स का बना है। क्या होता है बताइए? यहां से ओवरऑल डायरेक्टली अगर बोला जाए तो 4 प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक सर, यहां से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स C, साइटोक्रोम C आएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे? कॉम्प्लेक्स A(A3) को। और यहां पास नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 2 प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, अगर FADH2 अपना हाइड्रोजन लाता है और कॉम्प्लेक्स 2 को डोनेट करता है, तो क्या कॉम्प्लेक्स 1 पार्टिसिपेट किया? क्या कॉम्प्लेक्स 1 पार्टिसिपेट किया? बोले सर नहीं किया। तो कॉम्प्लेक्स 1 से जो एटीपी बनते थे, एक एटीपी बनता था, 4 प्रोटॉन जो जाते थे, फिर एक एटीपी बनता था, क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स 1 तो है ही नहीं अब सिस्टम में, तुमने डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 के पास गए और उसे दे दिया, उससे काम करवा रहे हो ना बेटा। अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1 तो आया नहीं, तो वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा नहीं, तो केवल अब यहां से जब ये लौटेंगे एटीपी बनेगा, यहां से लौटेंगे एटीपी बनेगा। आ गया? तो अब केवल कॉम्प्लेक्स 1 तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो इस अकॉर्डिंग केवल 2 एटीपी बनते हुए दिखेगा। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं।
अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स 4 जो है एक पेयर ट्रांसफर किया, लौटेगा एक एटीपी बना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 एक एक एटीपी बनाएगा, 2 एटीपी बन गए। कॉम्प्लेक्स 1 है ही नहीं तो तीसरा एटीपी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन बस आपको एक चेंज करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहां 2 प्रोटॉन की जगह 4 प्रोटॉन कर दीजिएगा, 2 की जगह बस थोड़ा सा डाटा में चेंजेस करना है जो एनसीईआरटी में किया हुआ है, और इसके अलावा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल समझो, किसी शादी में तुम जाते हो, पहले स्टॉल पे बेटा बिरयानी मिल रही, दूसरा पे आइसक्रीम मिल रहा है, तीसरे पे मिठाई मिल रही है, चौथे पे मिनरल वाटर मिल रहा है। मैं गया पहले वाले स्टॉल पे कॉम्प्लेक्स 1 पे, और मैंने वहां बेटा जम के बिरयानी खाई। फिर गया दूसरे वाले स्टॉल पे, वहां पर आइसक्रीम खाया, तीसरे वाले पे मिठाई खाया, चौथे वाले पे मिनरल वाटर मिला, बस आ गया। और तुम बेटा डायरेक्टली काउंटर 2 पे पहुंचे, तो काउंटर 2 पे अगर पहुंचोगे तो क्या बिरयानी मिलेगी? और तुम बोले लगता है शादी में तो बिरयानी खिलाया ही नहीं। बेटा तुम गए ही नहीं, तुम कॉम्प्लेक्स 1 के पास गए ही नहीं, तुम तो गए थे कॉम्प्लेक्स 2 के पास। कॉम्प्लेक्स 2 के पास तो औकात ही नहीं है प्रोटॉन को भेजने की, इसलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बना नहीं, इसलिए एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस अकॉर्डिंग केवल कॉम्प्लेक्स 3 एक एटीपी, कॉम्प्लेक्स 4 एक एटीपी का फॉर्मेशन करता है। चलो मेरे में से क्लैरिटी है? क्लियर है? तो बस आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है सर? कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसे आप कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। जैसे NADH डिहाइड्रोजिनेस था, इसी तरह से आप कह सकते हो FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस कह सकते हो। तो मेरे में से यहां तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, ये जो FAD है, देखो सिंपल, मैं FAD हूं कॉम्प्लेक्स 2, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 प्रोटॉन भी लिया, लेकिन मेरी औकात नहीं है बेटा भेजने की, तो मैं केवल इलेक्ट्रॉन को भेज सकता हूं, प्रोटॉन को नहीं भेज सकता। प्रोटॉन को मैंने नहीं भेजा तो मेरे थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बने, तो मेरे से एटीपी नहीं बनेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन आगे बढ़ा, प्रोटॉन को खींचा, UQH2 बन गया, आगे चला गया, तो मेरी औकात नहीं होनी ना। मैं कॉम्प्लेक्स 2, मेरी औकात नहीं है प्रोटॉन भेजने की, तो मेरे से ग्रेडियंट नहीं बनेगा, तो मुझसे बेटा एटीपी का फॉर्मेशन का आप उम्मीद मत रखना, ठीक है। FADH2 लूजली अटैच होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब सिलेबस आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे में से आई थिंक सभी को समझ में आना चाहिए, जो 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन पहला करते हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ ETS? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द साइट ऑफ ETS? व्हाट इज द साइट ऑफ ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइट क्या होते हैं? व्हाट इज द साइट ऑफ ETS? चलो बेटा सभी लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या पूछेगा? नीट में यही क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ लेते क्या खतरनाक खतरनाक चीज पढ़ लिया ना, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन कहां कौन गया। चलो सभी लोग आंसर कीजिए। तो आंसर सिंपल सा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, खत्म, ठीक है। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट इन द ETS? हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट इन द ETS? 4 कहां है? 5 तो मैंने बताया है तुम्हें, 5 है ना, 4 कहां से आ गए? 5, ठीक है। ये बताइए कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन 2 सेंटर, बताइए द कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन 2 डॉट 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 यानी डैश खाली जगह है सेंटर, क्या आंसर करना था? कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन 2, ठीक है, आंसर इज द 2 कॉपर सेंटर, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स 5 का नाम बताइए। कॉम्प्लेक्स 5 इज मेड अप ऑफ द 2 पार्ट्स, क्या क्या 2 पार्ट्स का नाम था? एक टनल था, एक टरबाइन मशीन वाला था। हाँ तो सिंपल है, F0F1 पार्टिकल, F0F1 पार्टिकल या ATP सिंथेज एंजाइम,
जो कि एटीपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियरिटी है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस एक चीज याद रखिएगा, जो साइनाइड पॉइजनिंग होता है, जो साइनाइड होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनिबिट कर देता है, जिससे कॉम्प्लेक्स 4 से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। याद रखिएगा, साइनाइड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 4 यानी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को पकड़ लेता है, इनहिबिट करता है, जिससे कि वो ब्लॉक हो जाएगा और फर्दर इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलिए, इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाएगा, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, जिससे कि आप एटीपी फर्दर नहीं बना सकते ना। इसलिए साइनाइड खाते ही लोग का डेथ हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एटीपी बनना बंद हो जाएगा, और एटीपी के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उस पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो मेरे में से क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कहां से बनाना है, देखो सिंपल, तुम्हें ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, रोजाना हम लोग नहीं दे सकते, सिंपल से मैं बता रहा हूं, सबसे जो अच्छी बुक है मैं बता रहा हूं, तुम में क्या करो, एक बुक जो सबसे अच्छी मानी जाती है